बिहार विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं गुड़मेला पंचायत के मुखिया श्री राकेश कुमार रोशन जी से मिलने के लिए। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी जो पार्टी है AIMIM, उनका क्या उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, और किस बेसिस पर बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। इन्हीं सारी बातों का हम जवाब मांगेंगे। श्री राकेश यादव जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है सर, पूरे कोविड-19 को लेकर बिहार की जो परिस्थिति बनी है उसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, कोविड-19 जो है ये तो खैर जानलेवा बीमारी है। इसको हम लोग मानते हैं और मान के चलते हैं और दूरी बना के ही हम लोग किसी का बात सुनते हैं या किसी के यहाँ बैठते उठते हैं या जो भी सामाजिक कार्य करते हैं तो दूरी बना के बैठते हैं। ये तो सत्य है। सर ठीक है, लेकिन आप बिहार सरकार का जो भी काम रहा है लॉकडाउन के कारण में, बेरोजगारी की समस्या जो उत्पन्न हुई है, किसानों की जो स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी तो आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है कि कितनी बेरोजगारी होगी। लोग दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बेंगलोर में, जहाँ तहाँ अत्र तत्र जितना भी मजदूर किसान थे सब या तो साइकिल से चल के आए, अपना साइकिल खरीदे, या फिर पैदल आए। बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ ही नहीं गया बल्कि कितने आदमी आत्महत्या भी कर चुके हैं, ये बात तो सबको मालूम है। और घर में जितने भी आदमी हैं रोज़ रोते हैं, खाने के बिना तरस रहे हैं। और सरकार इस पर जो है वो एक माह का वो चावल, नीतीश कुमार का जो नीति है, एक माह का चावल वो 5 किलो दे देता है और उसके बाद जो है अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। किसी को मिला है 200-300 रुपया, 400 रुपया, और किसी को नहीं मिला है। सर, आप गुड़मेला पंचायत के मुखिया भी हैं और एक आपका दबदबा भी है और आप काम के लिए भी जाने जाते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च किया है। इस लॉकडाउन में खास करके जो आपका काम रहा है अपने पंचायत लेवल पे पंचायत वासियों के लिए, हम जानना चाहते हैं क्या काम रहा है। देखिए, जैसे बाढ़ के समय से हम बता रहा हूँ कि बाढ़ में जब भी, चूँकि हमारा गुड़मेला पंचायत जो है पूर्ण रूप से गंगा में विलीन हो जाता है, जब बाढ़ के टाइम आता है पानी में विलीन हो जाता है, उस समय हम CO साहब से या जैसे भी हो ब्लॉक में अपना चर भर के काम करते हैं। लोग को जितना दिन बाढ़ रहता है उतना दिन भोजन का प्रबंध करते हैं एवं सरकार के तरफ से जो 6-7 हज़ार 6,000 रुपया जो आता है वो भी हम दिलाने का काम किए हैं। एक भी आदमी नहीं छूटा है, ये बात भी सत्य है। दूसरी बात है कि सरकार से एक हमको गुहार भी है कि सरकार जो जनसंख्या पर जो 14वीं और 7 निश्चय का पैसा देता है विकास करने के लिए, ये सरकार को नहीं करना था। जाता था कि कोई पंचायत छोटा है, जनसंख्या में अगर पंचायत छोटी है तो उसको कम पैसा दिया जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार मेरा पंचायत बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार बगल में भेजते हैं 1 करोड़, हमारे यहाँ भेजते हैं 22 लाख, तो हम कहाँ से काम कर सकें। अभी भी गुड़मेला पंचायत में सिस्टोला जाने में एकदम अभी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रोड नहीं बना पाते, सरकार पैसे नहीं देती, रोड कहाँ से बनाएंगे। अगर देती भी है, किसी को 1 करोड़ देता है बगल के पंचायत मड़गिया में, बाड़ी नगर में, और हमको देता है 22 लाख 20 लाख रुपया, तो क्या बनाएंगे। देश में सर देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और आप अगर जातिगत में समीकरण का बात करूं तो आप यादव हैं और उस लिहाज से आपको जो है RJD ज्वाइन करना चाहिए था। क्या वजह है सर MIM में आने की? बस सही बात, सही सवाल पूछे हैं पत्रकार जी आप। देखिए, RJD में डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है, ठीक है। तेल पिलावन लाठी भजावन, ये सब कोई सरकार का नीति हुआ जी? तेल पिलावन लाठी भजावन, ये सब जो है फालतू बातें। बात होनी चाहिए, मुद्दा की बात होनी चाहिए, विकास की, तो तेल पिलावन लाठी भजावन ये कैसा बात है। दूसरी बात है, MIM में जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, और डिसिप्लिन के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि MIM में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके नज़र में ना तो कोई हिंदू है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई सिख है, ना तो कोई ईसाई है। लेकिन सर आरोप लगते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी। जी नहीं, ये गलत बात है। मैं यादव हूँ, मैं यादव का, मेरे जैसे बहुत यादव हैं, मेरे साथ ब्राह्मण लोग भी जुटे हुए हैं, ऐसा बात नहीं, स्वर्ण जात भी जुटे हुए हैं, और सब लोग जो जिसको जानकारी है, जो जानते हैं, जो अच्छा नज़दीक से जानते हैं, वो बोलते हैं नहीं, ओवैसी साहब का पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कोई तरह का धर्म और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अब देखिए, आप बीजेपी की बात कीजिए, आप बीजेपी की बात कीजिए, बीजेपी में देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, RSS वहाँ तलवार लेके घूमते हैं तो उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, वहाँ गंदा बात बोलते हैं, ये बोलते। देखिए, वारिस पठान मेरा जो MIM में है, वो 2 लफ्ज थोड़ा गलत बोल दिए थे, फिसल गई थी बानी, हमारे साहब
साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको पार्टी से प्रवक्ता से निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। बहुत डिसिप्लिन है हमारे पार्टी में। जी, लेकिन मैं वही बोल रहा था, जैसे आप यादव जाति से अगर आते हैं, आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गए कि जो भी आरजेडी के लोग हैं वो मुस्लिम वोट को अपना जो है एक रिजर्व मानते हैं कि मुसलमान उनको ही वोट करेंगे। आप अगर एक एमआईएम पार्टी से जुड़ते हैं, आप भी यादव हैं, नीरज यादव भी यादव जाति से हैं, और भी यादव है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो यादव अगर हर पार्टी में चला जाएगा तो सर समीकरण समझ में नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। अब इक्का दुक्का का कोई मतलब है? एक आध दो इधर बीजेपी में चल गया, अब क्या कीजिएगा, 5 उंगली बराबर होता है। एक आध दो चल गया, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन यादव लोग भी इस चीज़ को समझ चुका है कि लालू यादव हम लोग को 20, 25, 30 सालों से, जितना साल से राज कर रहा था, वो हम लोग को ठगने का काम किया है। नहीं कि लालू जी हम लोग को कुछ दिया है। क्या सर? सिर्फ लाठी हाथ में और यादव को मरवाया गया है। देख लीजिए इतिहास उल्टा के कितने यादव का खून हुआ है। दियरा में अभी भी यादव लोग राइफल लेके घूमता है। क्यों घूमता है? बेरोजगारी के कारण। अगर लालू जी अगर यादव के हित की बात करती तो आज लालू यादव रेल मिनिस्टर बने तो कम से कम हजारों लाखों यादव को जो है वो टिकट दे देती, नौकरी दे देती। लेकिन सरकार सर लालू यादव का नहीं है, अभी तो नीतीश कुमार अभी नहीं है। मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ कि लालू जी ने हम यादव लोग को सिर्फ ठगा है, मुसलमान को तो खैर पूरे ठगा है। उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए। छोटी सी चीज़ एक बात बता रहा हूँ कि लालू जी का नीति देखिए, मुसलमान जाति के प्रति कितना घृणा नीति है कि मुकेश सहनी जो निषाद से बिलोंग करता है, और वो इस बार लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को अपने अलायंस में ले लिए, तेजस्वी कुमार। और उसके बाद मुकेश सहनी के जितनी भी जाति वोट थी, मल्लाह, गोड़ी, निषाद, वो लगभग जो है, लगभग हम ये नहीं करेंगे 100%, लगभग जो है एनडीए को वोट कर दिया। और आप उसको दे देते हैं लालू जी या तेजस्वी जी 5 7 सीट बिहार में। आप देते हैं जीतन राम मांझी को, एक मुसहर का वोटर जो मुसहर का नेता बनता है। जीतन राम मांझी, एक मुसहर उसके साथ नहीं है लेकिन मुसहर का नेता बनता, उसको आप देते हैं 10 सीट। आप उपेंद्र कुशवाहा जी, एक कुशवाहा आपके साथ नहीं है और आप उसको दे देते हैं 5 सीट। कहने का मिला जुला के, और जो मुसलमान का वोट लेके आप पूरा राज किए हैं लालू जी। और मुसलमान का अगर अब आज के डेट में कोई उभर के आया है नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा देश का, और आप उसको एक भी सीट अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। आपका एक कैसा नीति है लालू जी, ये पहले ये बताइए हमको। सर आप पे आरोप लग रहे हैं कि जिस आप विधानसभा से टिकट लेना चाह रहे हैं एमआईएम का, वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। बिल्कुल। और आप यादव हैं, आप दोनों वोट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या सर, और आपका पार्टी भी है, तो विधानसभा में कटिहार में 3 जगह अपना सीट उतारा है पहला लिस्ट में। जी, क्या वजह है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है आपका पार्टी वहाँ पे जाना चाह रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे साथ स्वर्ण जाति भी है, हमारे साथ निषाद जाति भी है। बबलू मालदार को देखिए। लेकिन आपने कहा निषाद मालदार को देखिए, लेकिन आपने कहा बीजेपी को वोट करती है निषाद जाति। नहीं करती नहीं है। हम बोले लगभग मुकेश सहनी के साथ नहीं है निषाद। मुकेश सहनी जो राजनीति करता है कि निषाद मेरा है, मुकेश सहनी के साथ नहीं है निषाद। मैं ये बोलना चाहता हूँ। और झूठ मूठ का उसको तेजस्वी यादव उसको सीट देता है बिहार में। ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी के साथ निषाद भाई नहीं है। आपके वर्तमान विधायक नीरज यादव, उनके कामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो खैर विकास के नाम पर माने झूठा साबित हो चुका है। मेरे नज़र में नहीं, पूरा बरारी विधानसभा के सभी जितने भी जनता है सबके नज़र में विकास के नाम पर झूठा हो चुका है। विकास कुछ नहीं करता है। विकास तो छोड़ दीजिए, छोटा मोटा कोई लफड़ा भी लग जाए किसी व्यक्ति को, अगर विधायक जी को फ़ोन करे तो कौन है जी, क्या है जी, कहाँ से है जी, करते करते फ़ोन स्विच ऑफ। और पटना में है, दिल्ली में है, बात करता है। ऐसा बात नहीं। इसीलिए नीरज यादव जहाँ तक बात है तो आप आम जनता को पूछ लीजिए, हमसे क्या पूछते हैं, आप आम जनता को पूछिए। नीरज यादव को पूरे जनता, पूरा समाज, विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब ने दिल से, दिमाग से निकाल चुका है, उठा के। लेकिन उसको तो लोग सर विकास पुरुष का संज्ञा नहीं, विकास पुरुष कौन बोलते हैं उसको, बताइए आप। कोई जनता बोलता है क्या? उसका जो दलाल सब है, उसका जो काम करता है, उसका जो ठेकेदारी जोतता है, 2 पैसा उगाही करता है, वो बोलता है विकास पुरुष। आम जनता को आप पूछिए, जाके गांव पूछिए नीरज यादव कौन विकास करता है और क्या विकास पुरुष है भाई। उसने वादा किया था कि बकिया दिरा से करहागोला घाट में पुल बनवा देंगे जीतने के बाद। क्या साहब बना? पुल बनी? नहीं बनी। सब वादा उसका फैल है, झूठा है।
सर, आप किस विकास का मुद्दा को लेकर लड़ना चाहते मैं हैं सबसे बराड़ी के? पहला विकास करूंगा। अगर मेरा पार्टी जीतती है बराड़ी विधानसभा से और बिहार से, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा बराड़ी विधानसभा में कि बकिया दिरा से करहागोला घाट में पुल बनवाने का सबसे पहला काम करूंगा। दूसरा काम करूंगा, दियारा में आज जो किसान लोग, गरीब किसान लोग रोता है, क्रिमिनल सब वहाँ जाके अड्डा जमेले है दियारा में, और विधायक जी को भी पता है, लेकिन विधायक जी भी वर्तमान विधायक जी जो है नीरज यादव, वो ध्यान नहीं देता है इस चीज़ पर। विधायक जी को भी पता है कि दियारा में जो है क्रिमिनल लोग तरबूज वाले से रंगदारी वसूलता है, परवल वाले से रंगदारी वसूलता है, गेहूं वाले से, मक्का वाले से रंगदारी वसूलता है, तब जाके फसल आती है। अगले साल भी मैंने मेहनत किया था क्रिमिनल के विपक्ष में, इस बार भी मैंने मेहनत किया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किए, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, यहाँ तक ही नहीं, मैंने डीजीपी साहब को भी फ़ोन लगाया था। वहाँ पर ऑफिस में फ़ोन उठाया, उसके बाद एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किए, थाना प्रभारी फोर्स भेज के मैं पुलिस के साथ जाके टोटल क्रिमिनल को रगड़वाया और सबका बाइज्जत तरबूज, ककड़ी जो भी होता है फसल सब दियारा से वापस मंगवाया। मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा, पुल, और दूसरा क्रिमिनल का सफाया करना दियारा से। सर, किसानों का हालत दयनीय है, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे सुधरेगा इनका? एकदम अनाज का है। दाम सरकार, देखिए सरकार का नीति बहुत गंदा है। अगर सरकार आज सही हो जाए तो किसान सही हो जाएगा। सरकारें का नीति ने गंदा है। आपने क्या पहल किया अपने पंचायत के किसानों के लिए? जी, आप अपने पंचायत के किसानों के लिए क्या पहल किया? मैंने क्या करेंगे, मैं तो वो सरकार का जो छोटा मोटा आया बाढ़ ग्रस्त में धान का, वो ये सुखाड़ तुखाड़ का, ये सब थोड़ा मोड़ा दिलवाया, और मुखिया होने के नाते हम क्या कर सकते हैं भी बताइए आप। जो करेगी सरकार करेगी। आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि ये बीजेपी का बी टीम है, यानी कि बीजेपी का एजेंट है, जो कि बीजेपी को सीधे तौर पे फायदा पहुंचाता है। आपको मालूम है ये चीज़ पत्रकार महोदय, जब एनआरसी का मुद्दा जब खड़ा हुआ था, जब मोदी ने एनआरसी का बिल पास करने के लिए गया था लोकसभा में, तो सबसे पहला 552 एमपी में सबसे पहला एमपी साहब जो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उसने एनआरसी के बिल को फाड़ने का काम किया था। अगर बी टीम मोदी का रहता तो उस समय फाड़ता नहीं और बोलता कोई बात नहीं, दुनिया जो कर रही है हम भी उसमें तैयार हैं। और एनआरसी में पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर ओवैसी साहब को सपोर्ट किया है, मोदी का घृणा किया है, मोदी को थू किया है। क्या आप बात करते हैं साहब की बी टीम है? सर, एनआरसी का बिल को संसद में फाड़ देते हैं आपके असदुद्दीन ओवैसी जी, और दिल्ली में बहुत बड़ा शाहीन बाग लगता है, लेकिन अगर वहीं पे हम देखेंगे तो तेलंगाना में एक भी ऐसा शाहीन बाग को लगने नहीं दिया जाता है, जबकि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का एक गढ़ है। ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे हैं, वो राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसको सिर्फ तेलंगाना से ही मतलब नहीं है, उसको बिहार से मतलब, उत्तर प्रदेश से मतलब, जितने भी राज्य हैं पूरे देश में सब जगह से मतलब है। वो एक दिन भी तेलंगाना में बैठे हुए नहीं है, हर जगह वो घूम के हर जगह मतलब जो भी हो आदमी के पास गया, आदमी को सक्रिय किया, और एनआरसी के विरोध में हर जगह, दिल्ली में जाके देखिए वहाँ भी वो एनआरसी का विरोध किया है, हर जगह किया है। सिर्फ तेलंगाना अपने घर में करने से नहीं ना होगा जी। जब आप एनआरसी और सीओ को लेके हम लोग देख रहे थे कि लगातार आप इन्वॉल्व थे, लेकिन आपके आगे पीछे जो भी रहने वाले लोग थे, अक्सर देखा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आपके साथ यादव चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहे? यादव चेहरा थे। देखिए यह बात सत्य है कि मुसलमान जाति ज़्यादा थे, यादव लोग कम थे, यह सत्य बात है। अगर 100 में 70% मुसलमान थे तो 30% यादव भी थे, आपको नहीं पता। अब चंदन टीका सब तो लगाते नहीं, जो पकड़ में आएगा कि यादव है, ठीक है। तो बीच में जो यादव जी लोग भी रहते थे, लेकिन टेर नहीं लगता था, समझ में लोग को नहीं आता था कि यादव है कि मुसलमान है। एक दूसरी बात है कि कुछ हिंदू को बीजेपी वाले और आरएसएस वाले लोग भड़का दिए हैं कि ये जो एनआरसी है, सीए है और एनपीआर है, ये सिर्फ मुसलमान को भगाने की साजिश है, हिंदू को कुछ भी नहीं होगा। ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले जो है भड़का रहा था, जिसके कारण जो है कुछ हिंदू जो है हमको क्या होगा, जो होगा मुसलमान को होगा। तो मैंने खास करके गांव घर घर जाके चौक चौराहे पर हर एक हिंदू समाज में हिंदू भाइयों को जगाने का काम किया कि नहीं, ये एनआरसी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, पूरे देश की जनता के ऊपर लागू होने जा रहा है एनआरसी। तब धीरे धीरे जनता जागी, तो जनता धीरे धीरे अब आ रहा है और आ रहा था, लेकिन तब तक जो है लॉकडाउन हो गई, ये बीमारी आ गया। क्या आपकी पार्टी को महागठबंधन में जगह मिल पाएगी? ये पार्टी तय करेगी। गठबंधन अगर सही तरीक़ा से बात करेंगे हमारे पार्टी से, 10 15 20 25 50 सीट देंगे
तो बात करेंगे, नहीं करेंगे तो खुला चैलेंज है, लड़ेंगे हम लोग। 32 सीट क्यों, हो सकता है पूरे बिहार में भी लड़ सकते हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं महागठबंधन को, और अपना वर्चस्व यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। आपको महागठबंधन में जगह नहीं दिया जा रहा है। ये सब फालतू बातें पत्रकार जी बेकार है, ये सब फालतू बातें ठीक नहीं लगता है। ब्लैकमेल, किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं करता है। कोई मेरा छोटा पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है मेरा। असदुद्दीन ओवैसी साहब कोनो की 8वां पास मोदी के तरह नहीं है, वो लंदन से बैरिस्टर हैं। इसीलिए जो है ऐसी बात करना आप लोग के लिए अच्छी नहीं है। आप लोग ये सब फालतू बातें पर पत्रकार जी आप लोग बहस ना किया। सर, आपकी लड़ाई लालू यादव तेजस्वी जी से है या फिर नीतीश कुमार उनकी पार्टी से? नहीं, मेरी लड़ाई सबसे है जी। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा उसके विपक्ष में मेरी लड़ाई चलेगी। सर, आपके जो पंचायतवासी है और बरारी के आप प्रभारी भी बनाए गए हैं इस पार्टी के, बिल्कुल विधानसभा प्रभारी हुए हम। जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या संदेश रहेगा सर उनको? किनको? ग्रामवासियों को, आपके जो प्रखंडवासी है उनको क्या संदेश रहेगा? मैं ग्रामवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है AIM पार्टी, इसका फुल फॉर्म होता है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। ये पार्टी अगर आप लोग को, किसी हिंदू भाई को अगर ये लगता है, सिख भाई ईसाई भाई को लगता है कि मुसलमान की पार्टी है, तो मैं यादव जाति हिंदू हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान पार्टी है। ये सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला पार्टी है और ये सत्य बोलता है, जो बोलता है सत्य बोलता है, सही बोलता है, किला ठोक के बोलता है और मुंह पर बोलता है, पीछे से पीठ में वार करने वाला पार्टी नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों माता सबको मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि इस पार्टी को आप लोग आंख बंद करके सच्चाई के रास्ते पर चलें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। अगर इस पार्टी को पकड़िएगा तो भ्रष्टाचार इस भारत देश से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेबाक अंदाज में आपने सारे सवालों का जवाब दिया। हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश यादव जी, जो इसी तरीके के लिए जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज में बात करते हैं। और जिस तरीके से ये MIM पार्टी पे जो आरोप लग रहे थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, हम सुन रहे थे किस तरीके से उनको डिफेंस किया और ये बता दिया कि ये सबका पार्टी है और सबके साथ चलने वाला पार्टी है। हम आशा करते हैं कि राकेश जी इसी तरीके से अपने ग्रामवासियों के लिए, प्रखंडवासियों के लिए और देशवासियों के लिए काम करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।